हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं पोक्सो एक्ट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए? सबके लिए। अब चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी चीज की तैयारी ना भी कर रहे हैं और सिंपल स्टूडेंट हैं किसी भी सब्जेक्ट के, बट आपको इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स जो है इस एक्ट के दौरान यूज होंगी, सो आई डोंट थिंक आप लोगों को उसके लिए अनकंफर्टेबल होना चाहिए, बिकॉज जो टर्म्स इसमें दी गई हैं वो मुझे बोलनी पड़ेंगी जरूरत के हिसाब से। ठीक है जी। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो फुल फॉर्म रहेगी जी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। 2012 में आया था ये एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको ड्राफ्ट किया था। अब आपको ये ध्यान रखना है, कहीं आप जो है सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेके चले जाएं कि चलो इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, पूरा का पूरा एक्ट वहां दिया हुआ है, 14-15 पेजेस का है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट इसमें आपको नोट्स बनाने की बजाय सुनना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सुनेंगे सिंपली बैठ के शांति से, तो भी आपको सारी चीजें समझ भी आएंगी प्लस याद भी हो जाएंगी। ओके, तो एक बार शांति से सुन लीजिएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, यानी MWCD, इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। और वो ड्राफ्ट ऑब्वियसली ये बिल बनेगा, और वो बिल जो है 2010 से चल रहा था। फिर काफी अमेंडमेंट्स, चीजें, डिस्कशन, उसके बाद जो है 2012 में, जून 2012 में इसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन हो गए। और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ये एक्ट जो है बन गया। ठीक है, लेकिन एनफोर्स कब हुआ? बाद में नवंबर में जाके ये एनफोर्स हुआ, 14 नवंबर 2012 को। इसके साथ साथ एक चीज और जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम बोलते हैं कि कोई एक्ट जो है उसका बिल बनाया गया, तो वो बिल बनने के बाद, जैसे ये ड्राफ्ट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। लेकिन उसको आगे फर्दर जो है ये कौन चेक करेगा कि लीगल इश्यूज क्या क्या है उसमें, या लीगली वो चीज पॉसिबल है नहीं है, किस तरीके से हमें लीगल जो है एक्शंस हम ले सकते हैं और कर सकते हैं चीजें। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो फिर लीगैलिटी चेक करती है किसकी? किसी भी एक्ट की। ओके, तो ये चीज भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में आप इतना कर सकते हैं। अब इस एक्ट के सेक्शंस के बारे में और इस सिनेरियो, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड किए, बिकॉज आपको मतलब 46 सेक्शन है, आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप सीरीज में सुनेंगे चीजों को तो आपको वो सेक्शन ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे लॉजिकली। ठीक है जी। तो सिनेरियो क्या है? सबसे पहले ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 15 का जो थर्ड सब क्लोज है, यानी इस तरीके से लिखा जाएगा 15 का थर्ड। ओके, सो ये जो आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एम्पावर करता है किसको? स्टेट को, कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, यहां पे जब भी बच्चे बोला जाएगा, चिल्ड्रन बोला जाएगा, तो वो 18 साल से नीचे वाले होंगे, यानी लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है जी। तो टीनेजर्स जो है वो भी इसमें ही आएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 18 साल से नीचे जो भी है वो सारे के सारे इसमें चिल्ड्रन की उसमें आ जाएंगे। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो कई बार जब बोलते हैं कि अगर 18 साल से या 17 साल 16 साल के किसी बच्चे का मतलब असोल्ट होता है, सेक्सुअल या रेप हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। मतलब उसने कंसेंट दी है नहीं दी है वो मैटर नहीं करती, माननी नहीं जाती। 18 साल से नीचे वाले को बच्चा ही माना जाएगा और वो इतने मैच्योर नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए। ठीक है जी। सो स्पेशल प्रोविजंस जो है वो 15 आर्टिकल 15(3) के अंडर हम बना सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में वो जो आया था ना हमारा CRC, यानी कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड, यानी ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर या जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में ये जो अडॉप्ट किया गया था, भारत ने इसको एक्सीड किया था, यानी इसके लिए सहमति जताई थी, राइट था। हम लोगों ने इसको जो है माना था कि हमें इसके हिसाब से अब अपने रूल्स बनाने हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ये जो है हमारा CRC, इसके अंदर क्या चीजें मेंशन है स्पेसिफिकली, कि स्टेट पार्टीज जो है, मतलब जो इसको साइन कर रही है कन्वेंशन को ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, यानी CRC को जो साइन कर रही हैं, उसको अप्रोप्रिएट जो है क्या लेने पड़ेंगे? नेशनल, बायलेटरल या मल्टीलेटरल मेजर्स लेने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? प्रिवेंट करने के लिए कि बच्चों के खिलाफ जो है, बच्चों के उस पे कोई अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो, एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना किया जाए उनका, और एक्सप्लोटेटिव यूज इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेज एंड मटेरियल, और एक ऑब्जेक्ट की तरह पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेज में उनको यूज ना किया जाए। ठीक है जी। सो इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो आप इससे ये चीज समझ सकते हैं कि बच्चों के ऊपर होने वाले सारे के सारे एक्सप्लॉयटेशन को ये इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस को ही ये इंक्लूड करता है। उसी के खिलाफ जो है फिर वो वहां पे आप एक्शन ले सकते हैं।
ये आता है जी हमारा देन पॉक्सो एक्ट 2012 का। 9 चैप्टर्स हैं इसके अंदर और 46 सेक्शंस हैं। आपको चैप्टर्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, और सेक्शंस भी याद हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आप याद रखेंगे कि जून 2012 में ये जो है पब्लिश हुआ, मतलब इसके ऊपर साइन हो गए थे। जून 2012 में ये एक्ट बन गया, लेकिन 14 नवंबर 2012 को ये एनफोर्स हुआ, तो केम इनटू फोर्स ऑन 14 नवंबर 2012। ये चैप्टर्स हैं जी इसके प्रीलिमिनरी। किसी भी एक्ट में मैं आपको हमेशा से बताती आई हूं कि कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्रीलिमिनरी पे। एक तो उसका नाम वगैरह होगा, और मतलब शॉर्ट फॉर्म जो लगा लीजिए, और दूसरी जो है उसमें डेफिनेशंस दी मिलेंगी कि इस एक्ट में जो भी चीज इस डॉक्यूमेंट में दी गई है उसमें मान लो चिल्ड्रन का क्या मतलब है। तो चिल्ड्रन CHILD, चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 18 साल से नीचे वाले रहेगा। सेक्सुअल असोल्ट का या सेक्सुअल हरेसमेंट का इनमें क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है इनका, तो वो हम आगे जब ये सेकंड वाला जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड है, चिल्ड्रन, इसके अंदर जो है जो चीजें ऑफेंसेस दिए गए हैं वो जब समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो डेफिनेशन समझ आ जाएंगी। ठीक है, बच्चों का आप यूज नहीं करेंगे पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। अबेटमेंट ऑफ या फिर अटेम्प्ट ऑफ कमिट ऑन एन ऑफेंस, तो जब आप ऑफेंस कमिट करते हैं या फिर किसी और को उकसाते हैं, वो भी एक पनिशमेंट ही मानी जाएगी, मतलब उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी, वो ऑफेंस माना जाएगा कि वो गलत है। देन है जी प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, कि कैसे आप केस रिपोर्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो ऑब्वियसली हर किसी को पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके सामने या आपके नोन में कोई चीज हुई है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया तो आप भी जुर्म के हकदार हैं और वहां पे आपको सजा मिलेगी। ठीक है, मतलब आप भी दोषी माने जाएंगे कि आपको पता होते हुए भी आपने उसको क्या नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया। प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि क्या प्रोसीजर्स रहेंगे कि बच्चे को सही एनवायरमेंट हो और किस सिचुएशन में आप स्टेटमेंट जो है बच्चे का रिकॉर्ड करेंगे। स्पेशल कोर्ट्स जो है वो इसके लिए होने चाहिए। प्रोसीजर और पावर्स की बात की गई है कि स्पेशल कोर्ट की या फिर जो एविडेंस आप रिकॉर्ड करते हैं विद इन किस टाइम में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, किस टाइम में रिपोर्ट जो है वो दी जानी चाहिए, कैसे केस को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। एंड लास्ट में है मिसलेनियस, जो भी चीजें बच गई वो यहां पे आ गई। सो अब सीरीज में बात करते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी में आपको बता चुकी हूं, तो चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। जब चैप्टर 2 की बात आएगी तो इसमें सारे के सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस मेंशन हैं कि बच्चे के खिलाफ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है सो वो कौन कौन सा सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा। सो पहला है जी, इसमें ई पार्ट तक दिए हुए हैं, मतलब ए पार्ट को अगर आप देखेंगे तो जो ए पार्ट है उसमें किसकी बात की गई है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की। सो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 3 में ये चीज मेंशन कर रखी है कि किन किन सिचुएशंस में हम मानेंगे कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख सकते हैं, जहां पे पेनिट्रेशन है या किया जा रहा है या करवाया जा रहा है जबरदस्ती बच्चे से, सो वो क्या है जी, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। फोर्थ सेक्शन में ऑब्वियसली इसकी पनिशमेंट मेंशन होगी। तो जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 7 से ज्यादा अगर जज करता है तो इम्प्रिजनमेंट लाइफ टाइम तक दे सकता है, वो लाइफ टाइम तक जेल, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम। अच्छा, एक चीज और आप याद रख सकते हैं, जितनी भी पनिशमेंट इसके अंडर होंगी उनको ऑलमोस्ट एक्सटेंड किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ, यानी पूरे लाइफ टाइम के लिए जेल में, प्लस कोई भी फाइन हो सकता है। सो अगर मैं ना भी बोलूं तो भी बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलिए कि वो एक्सटेंडेबल है। मोस्टली जितने भी सेक्शंस हैं उनमें लाइफ तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप उसको, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और फाइन जो है वो उसके लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो पनिशमेंट है ये ध्यान रखनी है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है सो पनिशमेंट जो वो 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 7 साल होगी। देन एग्रीवेटेड का मतलब होता है कि ये तो यहां पे सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट था, लेकिन अगर वो सिचुएशन और भी वर्स्ट है कि अगर उसको जो है मर्डर करने की कोशिश की गई है, या फिर सेक्शन 5 में जो मेंशन है कि कैसे ये जो क्राइम है ये हीनियस बन जाएगा, बहुत वर्स या और सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। वो किस सिचुएशन में होगा कि मान लो वो क्राइम जो है वो पुलिस ऑफिसर ने किया है, या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर ने, या पब्लिक सर्वेंट ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने, या फिर गैंग में मिलकर कई लोगों ने किया है, तो ये क्राइम जो है वो और भी हीनियस हो जाएगा, और भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे। ओके, या मान लो क्राइम करने के बाद जो है अगले इंसान को, बच्चे को मारने की कोशिश की गई है, या फिर कोई भी वेपन्स का यूज किया गया है, वगैरह वगैरह, तो वो सारी सिचुएशंस में ये क्राइम थोड़ा सा और जो है वर्स्ट हो जाएगा, और उसके लिए सजा जो है, जो यहाँ पे मिनिमम 7 साल बोली गई थी, वो फिर नॉट बी लेस देन 10 years। ओके,
बाकी चीजें सेम है, एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन जो है वो लग सकता है, बट यहाँ पे फिर 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जो फोर्सेज में या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट में होती है उनको पोक्सो एक्ट, अगर आपको ध्यान भी हो अभी तो केवीएस का जो एग्जाम अभी हुआ है उसमें भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनकी जो पोस्ट के लिए सिलेबस था उसमें पोक्सो एक्ट मेंशन था। सो ये इवन टीचर्स के लिए भी होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। सो पोक्सो एक्ट सबको पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। सो क्योंकि अगर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है या आर्म फोर्सेस ऑफिसर है, इन सबको इस एक्ट के बारे में पता होता है, तो अगर आप अवेयर हैं उसके बाद भी अगर ये क्राइम कर रहे हैं सो वो सजा जो है वो ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 10 साल से कम की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो आपको याद हो गया होगा, तीसरा जो सेक्शन है, पहले और दूसरे सेक्शन में चीजें मतलब ओवरऑल व्यू दे रखा है या फिर ये लगा लीजिए डेफिनेशंस दे रखी है। थर्ड सेक्शन से शुरू होती है मेन चीजें जो आपको सेक्शंस याद रखने, स्पेसिफिकली जो चैप्टर 2 में सेक्शंस हैं वो तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे अगर आप समझ जाएंगे तो। सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देन उसकी पनिशमेंट, देन अगर वो और भी हीनियस हो गया एग्रीवेटेड में 5th, एंड देन 6th सेक्शन में उसकी पनिशमेंट। अब ये था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, लेकिन अगर पेनिट्रेशन नहीं है और आप जो क्राइम कर रहा है वो सिर्फ टच कर रहा है वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट, इन सबको बच्चे की, बेसिकली बच्चे को सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर टच भी किया जा रहा है तो वो सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। ऑल्दो इधर यहाँ पे पेनिट्रेशन मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अलग से सेक्शन में मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड दूसरे नंबर पे सेक्सुअल असोल्ट। तो सेक्सुअल असोल्ट कंपैरेटिवली कम हो गई तो यहां पे इसकी पनिशमेंट भी कम होगी, ठीक है। सो 8th सेक्शन में इसकी पनिशमेंट मेंशन है कि पनिशमेंट 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के लिए, ठीक है जी। अगर यही सिचुएशन सेम अप्लाइज की पुलिस ऑफिसर, आर्म फोर्सेस या जो एटसेट्रा मैंने बताया, इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस या सब क्लोजेस मेंशन है। सो अगर ये चीज कोई और करता है तो सेक्शन 9 में आ जाएगी, वो सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। और अगर कंपैरेटिवली वर्स्ट है तो यहाँ पे क्या हो गया, शैल नॉट बी लेस देन 5 years। तो यहाँ पे जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर वो सीरियस हो गया तो 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एंड देन अप्लाइज सेक्सुअल असोल्ट जो 7th सेक्शन में मेंशन है कि वो 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर सिचुएशन वर्स्ट है तो वो 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम 7 years के लिए, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये 3 से लेके 10 सेक्शन तक अच्छे से समझ आए होंगे। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये हमने 2 चीजों की बात की थी अब तक। तो ओवरऑल सेक्सुअल ऑफेंस की अगर हम बात करेंगे ना, तो 3 तरीके के सेक्सुअल ऑफेंस यहाँ पे मेंशन है। एक सेक्सुअल ऑफेंस रहेगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, दूसरा रहेगा हमारा सेक्सुअल असोल्ट, एंड थर्ड विल बी सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन तीनों में डिफरेंस पता हो। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी पर्टिकुलर सिचुएशंस मेंशन है। यहाँ पे सिर्फ आप दूर से या तो घूर रहे हैं या फिर क्या रिपीटेडली उसको फॉलो अप कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी के लिए यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। कि आपने मान लो बच्चे के यहाँ मतलब बच्चे के कान में भी कोई वर्ड फुसफुसा दिया या एक ऐसा कुछ जेस्चर कर दिया, तो वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड मानी जाएंगी। आपने बच्चे को जो है मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट उसको दिखाया या मतलब उसका देखने की कोशिश की या उसको फोर्स किया, ठीक है। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू द चाइल्ड, किसी भी पोर्नोग्राफिक पर्पस के बेसिस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट दिखाया बच्चे को या रिपीटेडली उसको फॉलो अप किया, ठीक है, या फिर डायरेक्टली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम उससे जो है कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गलत वे में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, या मीडिया का थ्रेटन दिया कि ये कर देंगे या ब्लैकमेल किया, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती हैं। सो ऑब्वियसली बात है, अगर 11th सेक्शन में सेक्सुअल हैरेसमेंट मेंशन है तो 12th सेक्शन में उसकी पनिशमेंट भी मेंशन होगी। सो कोई भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट करता है तो वो पनिशमेंट जो है क्या हो सकती है, जेल होगी उसको। बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले 2 सेक्शंस में था ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट और सेक्सुअल असोल्ट वाले में कि 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 5 साल से या 7 साल से 10 साल से, वो चीजें वो यहाँ पे जज के हिसाब से होगा। यहाँ पे जो है एक्सटेंड आप 3 साल तक कर सकते हैं। तो अब 1 महीना हो या 3 साल हो, वो चीज यहाँ पे मैटर करेगी, जो जज जो है वो फैसला सुन रहा होगा उसके ऊपर। तो ये हो गया जी सेक्शन 12। सेक्शन 13 की बात करें तो ये हमारा 3rd चैप्टर आ गया यहाँ पे। अभी तक हमने जो हमारा 3rd सेक्शन से लेके 12th सेक्शन तक जो हमने बात की उसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो मेंशन थे। अब अगर बच्चे का यूज किया जा रहा है पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए,
ठीक है। और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो वो 3rd चैप्टर में मेंशन है। तो सेक्शन 13 में मेंशन है कि अगर आप पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे को यूज करते हैं पर्पज से, तो ऑब्वियसली वो क्राइम है। 14th में उसकी क्या है, पनिशमेंट मेंशन है। अब पनिशमेंट में कई चीजें हो सकती हैं कि या तो आपने जो है सिर्फ उसको पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए यूज किया है, ओके, सो उसमें क्या चीज हो जाएगी कि इंप्रिजनमेंट होगी, ऑब्वियसली कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, और 5 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में है, मतलब ये आपने कोई और क्राइम भी किया है प्लस आपने जो है ये पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया है, तो ये 5 के बजाय 7 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और अगेन फाइन जो है वो तो लगेगा ही। देन है जी, अगर कोई भी पर्सन बच्चे को यूज करता है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए प्लस वो क्या कमिट करता है, जो सेक्शन 3 में बात की थी हमने, सेक्शन 3 में किस चीज की बात की थी, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की बात की थी। सो ये चीज प्लस पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, तो अगर ये दोनों चीजें मेंशन है तो 10 साल से कम जो है वो सजा नहीं होगी और एक्सटेंड कर सकते हैं इंप्रिजनमेंट के लिए, ओके। देन 3rd है कमिट्स एन ऑफेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या था, एग्रीवेटेड हो जाए सिचुएशन, क्योंकि अगर 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट था सेक्शन 3 में, तो 4 में उसकी सजा थी, 5वें में क्या था, अगर वही चीज क्या हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए या और वर्स्ट हो जाए सिचुएशन, जो पुलिस ऑफिसर या और कोई अगर उसको करता है क्राइम को, तो वो 5th में था। देन अगर ये 5th के साथ जाता है, मतलब पोर्नोग्राफी के लिए आप यूज कर रहे हैं प्लस सेक्शन 5 वाला भी आपने ऑफेंस कमिट किया है, सो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो है लाइफ के लिए होगी ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कम हो जाए आपकी सजा। देन है जी सेक्शन 14, इसी में ही फर्दर 4th पार्ट, अगर आप पोर्नोग्राफिक पर्पस के साथ साथ सेक्शन 7 वाली चीज कमिट करते हैं जो कि क्या थी, सेक्सुअल असोल्ट, तो उसमें क्या होगा, 6 साल से कम आपकी सजा नहीं होगी और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 8 इयर्स के लिए। आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि जब भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कहीं क्या ऐड हो गया ये वाला ऑफेंस, तो वो ऑटोमेटिकली सजा जो है आप उसको इंप्रिजनमेंट तक ले जा सकते हैं, ठीक है जी। सो इफ अ पर्सन, अगर सेक्शन 9 में जो चीज मेंशन है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट थी, सो पोर्नोग्राफिक पर्पस और सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर मिक्सअप है, सो नॉट लेस देन 8 इयर्स बट विच मे बी एक्सटेंड टू 10 इयर्स, ठीक है। सेक्शन 15 में फिर मेंशन है कि अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल बच्चे मतलब स्टोरेज करते हैं इंक्लूडिंग बच्चे, तो बच्चे को भी अगर आप जो है स्टोर करके रखें, कहीं लेके जाएंगे या थोड़ा मतलब आप जो है उसको क्या कर रहे हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं जिसमें बच्चे को भी इंक्लूड किया गया है, देन अगेन वही की कमर्शियल पर्पस के लिए चीज है, तो वो भी क्या है, पनिशमेंट होगी उसके लिए किसी भी डिस्क्रिप्शन की, यानी कोई भी कितने भी साल की जेल हो सकती है, जिसको 3 साल तक हम एक्सटेंड करेंगे। सो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जहां पे भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो है वो शामिल हो गया, वहां पे इंप्रिजनमेंट होगा, अदरवाइज जो है वो थोड़ी सी कम है सजा कंपैरेटिवली। देन है जी 4th चैप्टर हमारा, जिसमें अबेटमेंट या फिर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस की, या तो आप उकसा रहे हैं, अबेटमेंट होता है उकसाना, तो अगर आप उकसा रहे हैं किसी को काम करने के लिए, या फिर आप वो और उकसाने में आपने कमिट कर दिया वो जो है ऑफेंस, तो उन सब में वो पनिशमेंट दी जाएगी। अब ये पनिशमेंट अगेन वही ईदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस सेक्शन 16 में, 17 में पनिशमेंट क्या होगी उस अबेटमेंट के लिए, उकसाने के लिए, और सेक्शन 18 में पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। तो मान लो मैंने आपको किसी चीज के लिए उकसा दिया, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 17 के अंडर, और जिसने वो किया है मतलब पनिशमेंट उस किसको मिलेगी, जिसने वो कमिट कर दिया। मान लो ए इंसान है, उसने उकसाया, और बी इंसान ने ए के उकसाने पे कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो दोनों को सजा मिलेगी। बात सिर्फ इतनी सी है, सेक्शन 17 में जिसने उकसाया है उसके लिए सजा मेंशन है, और सेक्शन 18 में जिसने किया है वो ऑफेंस उकसाने पे उसके लिए सजा मेंशन है। देन आता है जी 19th कि आप रिपोर्ट कैसे करेंगे और रिपोर्ट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, ओके। तो सेक्शन 19 में ये रिपोर्टिंग मेंशन है, जो चैप्टर 5th आ गया हमारा, कि क्या प्रोसीजर रहेगा रिपोर्ट करने का। सो पहली बात तो ये कि अगर आपके सामने कोई चीज हो रही है, या आपने देखी है, या आपको पता है एटलीस्ट, ठीक है, सो वो चीज आप किसको, पुलिस या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की इंफॉर्मेशन में लाएंगे, उसको बताएंगे जाके, ओके। फिर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो रिपोर्ट करें, ठीक है। सो रिपोर्ट जो है एस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसको राइटिंग में लिखेंगे। रिकॉर्ड जब आप करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जाके बता दिया और अगले पुलिस ऑफिसर ने बोल दिया कि ठीक है हो गया, ठीक है। सो उसको रिकॉर्ड करेंगे, रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जिसने इन्फॉर्म किया उसको पढ़ के बताएंगे कि क्या चीज आपने बताई है और क्या चीज हमने लिखी है। शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट, उसके अंदर एंटर होना चाहिए।
where the report under subsection is given by a child, same shall be recorded under subsection 2. तो अगर यहाँ पे ये हमने बोला ना कि किसी के सामने भी हो रहा है, बट बच्चे के साथ हो रहा है ना अल्टीमेटली, सो अगर बच्चा आके बता रहा है आपको, तो भी आप उसको सेम तरीके से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. फर्दर अगर हम बात करें तो जो रिकॉर्ड किया है, अगर उस आपने मान लो आपने इंग्लिश में लिखा है और बच्चे को इंग्लिश अच्छे से नहीं पता, तो उसको एक इंटरप्रेटर या एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो उसको बताएगा कि क्या चीज लिखी गई है, उसको प्यार से समझाएगा. ठीक है, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको समझाएंगे कि क्या चीज आपने लिखी है. देन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या जो यूनिट पुलिस है हमारी बेसिकली लोकल पुलिस, वो क्या करेगी, सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड अगेंस्ट हुम एक ऑफेंस है उसको जरूरत है केयर और प्रोटेक्शन की. सो अगर उनको लगे वो सेटिस्फाइड है, तो किस रीजन की वजह से उनको लग रहा है कि बच्चे को केयर प्लस प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो रीजंस आप राइटिंग में देंगे और फिर बच्चे को जो है वो क्या करेंगे, विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट क्या उसको क्या दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी. ठीक है, स्पेशल जो ये पुलिस हमारी है, ये विद इन 24 आवर्स का जो पीरियड है इस रिपोर्ट को CWC के सामने रखेगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे. तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्पेशल कोर्ट, इनके पास जो है चीजें पहुंच जानी चाहिए जब भी आपको रिपोर्ट जो है वो रिसीव हुई है विद इन 24 आवर्स. No person shall incur any liability, whether civil or criminal, for giving information in good faith for the purpose of subsection. तो अगर वो कई बार होता है ना, पुलिस के चक्कर में हम पढ़ना नहीं चाहते, तो वो चीज यहाँ पे है कि उसको अगले इंसान को जो है लाइबिलिटी या परेशान नहीं किया जाएगा, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो. ठीक है, सेक्शन 20 में मेंशन है जी ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस. यानी जो मीडिया में कोई चीज आना या वो सारी चीजें वो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होंगी कि मीडिया में वो चीज उछाली जाए. प्लस अगर मीडिया वालों के पास कोई चीज है तो वो जाके किसको बताएंगे, कोर्ट को बताएंगे. जैसे हमने बोला कि आपके सामने कोई चीज हुई है और अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी. सेम अप्लाइज हियर कि अगर मीडिया है, स्टूडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो चीज कोर्ट के पास जानी चाहिए, अदरवाइज आप भी पनिशमेंट के हकदार हैं. पनिशमेंट फॉर द फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस. सो अगर आप फेल हो जाते हैं, आप पहली बात तो आप फेल हो जाएं कि आप रिपोर्ट नहीं करवा रहे हैं. दूसरी बात, अगर जो इंचार्ज है इंस्टीट्यूशन का वो रिकॉर्ड ना करे उसको या फेल हो जाए रिपोर्ट को लिखने में, तो वो दोनों ही केसेस में क्या होगी जी, सजा होगी. ठीक है, ओके. अगर बच्चा इस चीज को रिपोर्ट नहीं करता है ना तो उसको नहीं मिलेगी ये चीज. जो है हमने बोला ना कि अगर आप फेल हो जाते हैं बताने में या लिखवाने में रिपोर्ट, सो वो चीज क्या हो जाएगी, वो बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं होगी, बच्चे को इसमें सजा नहीं मिलेगी. सेक्शन 22 की बात करें तो फॉल्स कंप्लेन अगर आपने की है, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर दी है, सो उसके लिए भी पनिशमेंट होगी. मीडिया के लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर है कि कोई भी चीज जो है मीडिया में नहीं उछलनी चाहिए, चीजें मीडिया में नहीं आनी चाहिए. आइडेंटिटी जो है वो बच्चे की इंक्लूडेड नहीं की जाएगी मीडिया में. 27 देन अगर फर्दर 23rd में ही है कि अगर ऐसा हो जाता है कि मीडिया के आप मतलब मान लो मैं एक पब्लिशिंग हाउस चलाती हूँ, मेरा कोई चैनल है और उस पे कोई इंफॉर्मेशन चली गई जो कि लॉ के हिसाब से नहीं जानी चाहिए, तो वो मैंने किया हो या मेरे अंडर किसी एम्प्लॉय ने किया हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर और ओनर की ही होगी. तो सजा किसको मिलेगी, ओनर को मिलेगी, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसी कोई चीज जो है वो पब्लिश ना हो. एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस, सो उसको पनिशमेंट मिलेगी, कोई भी डिस्क्रिप्शन फॉर अ पीरियड जो कि 6 महीने से कम नहीं होगी अगर मीडिया वाले ऐसा कुछ कर देते हैं. देन फर्दर है जी रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट 6 चैप्टर कि रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा. तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि बच्चे के घर पे रिकॉर्ड होना चाहिए, एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो होनी चाहिए वहां पे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. यानी सिर्फ हवलदार वगैरह से काम नहीं चलेगा, वहां पे सब इंस्पेक्टर से कम की रैंक वाला इंसान नहीं होना चाहिए, वुमेन पुलिस ऑफिसर. ठीक है, पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट यूनिफॉर्म में नहीं होने चाहिए वो, क्योंकि बच्चा उससे डर सकता है और वो ठीक से आपको बात शायद ना बताए. ऑफिसर जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बच्चे को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा. नो पॉइंट ऑफ टाइम चाइल्ड कम इन द कॉन्टेक्ट इन एनी वे विद द अक्यूज्ड. तो अक्यूज्ड के सामने किसी भी पॉइंट पे बच्चा नहीं आएगा, जो दोषी है उसके सामने, उसको देख के बच्चा डर जाएगा, शायद सहम जाएगा, तो वो शायद अच्छे से बात ना बता पाए. उस बच्चे को नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन. किसी भी रीजन की वजह से बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा, पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा, स्पेसिफिकली इन द नाइट. पुलिस ऑफिसर शेल इंश्योर दैट आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया. क्योंकि कई बार पुलिस में जो केस चला गया उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस वाले ही मीडिया को देते हैं कि क्या केस आया है, क्या चीज है, बट मीडिया में बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए.
ठीक है। देन सेक्शन 25 में मजिस्ट्रेट के पास बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। एडिशनल प्रोविजंस है 26 में कुछ एक कि जो मजिस्ट्रेट या जो पुलिस ऑफिसर है जिसने बच्चे की स्टेटमेंट ली है उस टाइम पे बच्चे के साथ पेरेंट्स या कोई गार्जियन जिसके ऊपर बच्चा ट्रस्ट करता है वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप सिर्फ बच्चे को बिठा लें तो ये चीज नहीं होगी। वेरेवर नेसेसरी जहां पे भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को लगेगा तो एक ट्रांसलेटर वहां पे होना चाहिए। मान लो बच्चा जो है वो मूक बधिर है या एक साइन लैंग्वेज में वो बात कर सकता है, तो कोई भी चीज हो सकती है ना, तो हमें एक ट्रांसलेटर की वहां पे जरूरत पड़ेगी जब बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। फर्दर बात करें तो मजिस्ट्रेट या फिर जो पुलिस ऑफिसर है किसी भी केस में वो फिजिकल मतलब अ चाइल्ड हैविंग अ मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको एक स्पेशल एजुकेटर की अगर जरूरत पड़ती है तो वो स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। वेरेवर पॉसिबल मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जो है ये इंश्योर करेंगे कि कोशिश की जाए कि बच्चे का स्टेटमेंट जो है वो ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही किया जाए और उसको कोर्ट में ना आना पड़े। सो या तो फोन पे या वीडियो कॉल पे बच्चे की चीजें या स्टेटमेंट ले ली जाए, उसमें भी बच्चे के पेरेंट्स का वहां पे होना बहुत जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे का प्रॉपर किया जाना चाहिए। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो वहां पे मतलब कंप्लेन हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, तो ऐसा अगर किसी ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं लिखी तो वो भी पनिशमेंट होगी उसके लिए। इन द केस विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड, सो मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन डॉक्टर करेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड किसमें, अगेन पेरेंट्स की परमिशन और पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, वहां पेरेंट्स होने चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड या फिर अदर पर्सन, जो सबसेक्शन 3 की हम बात कर रहे हैं यहां पे, अगर वो प्रेजेंट नहीं है किसी भी रीजन की वजह से एग्जामिनेशन के टाइम पे, सो मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन की मतलब एक वुमेन वहां पे होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स नहीं है अवेलेबल तो एक वुमेन जो है वो नॉमिनेट की जानी चाहिए कि वो अवेलेबल रहेगी। देन सेक्शन 28 की बात करें तो कोर्ट्स की डेजिग्नेशंस मेंशन है। 29 सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, प्री अजम्पशन मेंशन है। जैसे मर्डर के केस में क्या होता है कि आप तब तक गिल्टी नहीं है मतलब दोषी नहीं है जब तक कि आपको प्रूव नहीं हो जाता कि आपने कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम करके चल रहा है कि अगले इंसान ने वो जो क्या बोलते हैं इसको ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। ओके, सो अब अगले इंसान को प्रूव करना है कि उसने नहीं कमिट किया, तो वो तब तक दोषी माना जाएगा जब तक वो ये प्रूव नहीं कर देता कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है। मर्डर में इसका ऑपोजिट होता है कि वो तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक प्रूव नहीं हो जाता। यहाँ पे अगला इंसान तब तक दोषी माना जाएगा जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि उसने कुछ नहीं किया। अगेन प्री अजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, तो हम ये जो कल्प्रिट है उसकी मेंटल स्टेट क्या है, तो किसी इंटेंशन के साथ किया है, मोटिव के साथ किया है, उसको चीजें पता थी फिर भी उसने किया, ये मान के हम चलते हैं। अगर उसको कोई चीज नहीं पता तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 31 की अगर बात करें तो वही एप्लीकेशंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी आईपीसी जो है हमारा 1973 में जो आया था वो प्रोसीडिंग्स जो है एक स्पेशल कोर्ट के सामने होंगी। 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो दिया जाना चाहिए बच्चे को जो कि वेल क्वालिफाइड हो। सेक्शन 33 में जो है प्रोसीजर एंड पावर्स किसकी, स्पेशल कोर्ट की। मतलब इसमें मेजरली क्या चीजें मेंशन है कि एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए, बच्चे को रिपीटेडली कोर्ट में आप नहीं बुलाएंगे, कोशिश करेंगे ऑडियो या वीडियो माध्यम से उसको बुला लिया जाए, या फिर ऐसा कुछ हो कि अगर वीडियो माध्यम से बच्चा कोर्ट में है अवेलेबल तब भी कोई पर्दा या कोई ऐसी चीज होगी कि वो अक्यूज्ड को ना देख पाए। ठीक है। सेक्शन 34 की अगर बात करें, सो प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटरमिनेशन ऑफ एज, जहां पे भी लगे कि एज का कुछ इश्यू आ रहा है या कम एज वाले बच्चे ने कुछ किया है किसी दूसरे बच्चे के साथ, तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2000 के अकॉर्डिंग उसको जुवेनाइल कोर्ट में जो है वो भेजा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एज क्या है, एज कैसे कंफर्म करेंगे, तो वो सारे के सारे कोर्ट के हाथ में होगा। ये जो वो होता है ना बाय डिफॉल्ट कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही हमारे एक्ट के दौरान तो वो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। सेक्शन 34 की बात करें तो पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, सो विद इन 30 डेज जो है वो क्या हो जाना चाहिए, चीजें स्टेटमेंट सब कुछ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। और विद इन 1 ईयर, पीरियड ऑफ विद इन 1 ईयर वो जो कोर्ट का ट्रायल है वो सारा का सारा खत्म हो जाना चाहिए, केस निपट जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करनी है, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
36 की बात करें तो चाइल्ड नॉट टू सी द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, ये मैंने बता दिया कि टेस्टिफाई जब वो दे रहा है गवाही बच्चा जो है तो उस टाइम पे एक्यूज्ड को वो ना देख पाए। 37 में है कि ट्रायल्स जो है वो कैमरा पे हों, कोशिश की जाए। 38 में है कि असिस्टेंट जो है एक होना चाहिए, इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट, जब बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। 39 हमें एक्सप्लेन करेगा कि गाइडेंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। तो अगर बच्चा ठीक से बात नहीं बता पा रहा है, कोई इश्यू है, तो एक एक्सपर्ट जो है वो वहां पे बच्चे की हेल्प करेगा। 40th में है राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, तो एक लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प वो ले सकता है, असिस्टेंस उसको मिलेगी फ्री में। इन केस अगर बच्चे के पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं फीस जो है, तो एक फ्री गवर्नमेंट की साइड से लीगल प्रैक्टिशनर उनको मिलेगा। 41 में मेंशन है कि जो प्रोविजंस 3 से 13 तक हमें पढ़े थे वो सर्टेन केसेस में ही एप्लीकेबल है। सर्टेन केसेस कैसे कि मान लो आप डॉक्टर से किसी बीमारी का इलाज कराने गए हुए हैं और उस टाइम पे डॉक्टर जो है वो आपके बॉडी पार्ट्स को टच करके देखता है विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स, सो वहां पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। सेक्शन 42 अल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या हो सकती है वो चीजें मेंशन है। सेक्शन 33 में पब्लिक अबाउट एक्ट यानी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सबको इस एक्ट के बारे में पता चले, अवेयर हो सब लोग। ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करेगा मॉनिटरिंग? एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये आप याद रखेंगे नाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये नाम पक्का याद रखेंगे कि इसको मॉनिटर कौन करेगा। तो नेशनल कमीशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो इसको मॉनिटर करेगा। देन 45th में पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये पावर कि कोई और अगर रूल बनाना है तो वो ऑफिशियल गैजेट में निकाल के रूल बना सकते हैं। सेक्शन 46 में है कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कि अगर बीच में कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई बैरियर आ रहा है और अच्छे से बच्चे को जो है वो नहीं मिल रही है असिस्टेंस वगैरह, तो वहां पे डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए भी आप रूल्स बना सकते हैं। वो पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है जी। और इसके बाद बात आती है 2019 के अमेंडमेंट की, यानी कि ये जो हमारा पोक्सो एक्ट 2012 था उसको 2019 में अमेंड कर दिया गया। तो अब इसका नाम क्या रहेगा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट। और वो अमेंडमेंट कब हुआ? 2019 में। कुछ एक नोटेबल चेंजेस की बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट्स जो है किन सेक्शन में किए गए? 2, 4, 5, 6, 9, 34, 42 और 45 के सेक्शन में कुछ एक अमेंडमेंट्स किए गए, और कुछ एक में जो 14वां और 15वां सेक्शन था हमारा, उसमें सब्स्टिट्यूट किए गए न्यू सेक्शन, यानी नई चीज जो है वो उसके अंदर एडअप की गई। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, क्योंकि पनिशमेंट्स जो है, जो कंपेयर हमें पता होनी चाहिए कंपेयर करके कि क्या चेंजेस हुए हैं, पहले कितनी पनिशमेंट थी और अब कितनी कर दी गई है, वो एक बार बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस मेंशन है। उन डेफिनेशंस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब मेंशन नहीं था। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, हैरेसमेंट क्या होता है, वो मेंशन था, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है वो मेंशन नहीं था। उसको अब मेंशन कर दिया गया है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या होगा? any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child which include photograph, video, digital or computer generated images indistinguishable from actual child and image created, adapted, modified but appear to depict a child। बेसिकली कोई भी विजुअल डिपिक्शन जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कर रहा हो बच्चे को, चाहे वो फोटोग्राफ, वीडियो, कोई भी डिजिटल मीडियम, सो वो चीज किसमें इंक्लूड मानी जाएगी? चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। कंपैरिजन जो हमें ध्यान रखना है, वो जो सेक्शन 4 हमने पढ़ा था, यानी सेक्शन 3 में क्या था? पेनिट्रेटिव असोल्ट था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, और 4th में क्या थी? उसकी पनिशमेंट थी। सो 2012 की जो एक्ट था उसमें पनिशमेंट हमने अभी अभी पढ़ी, नॉट लेस देन 7 इयर्स, बट 2019 में इसको क्या कर दिया गया? नॉट लेस देन 10 इयर्स। ओके। और एक और चीज क्या ऐड की गई कि अगर 16 इयर्स से कम का है बच्चा, ऑल्दो हम 18 से कम वाले सबको मानते हैं ना, इसमें पॉक्सो के अंदर 18 से कम वाले सबको चाइल्ड बोल रहे हैं हम, लेकिन अगर बच्चा 16 से भी कम का है और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, सो वो पनिशमेंट जो है वो 10 की बजाय नॉट लेस देन 20 इयर्स होगी। ठीक है। अगेन इम्प्रिजनमेंट वगैरह तो हो ही सकती है लाइफ टाइम के लिए। प्लस एक और चीज जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं अभी ऊपर, कि फाइन जो है वो इंपोज किया जा सकता है। तो वो फाइन इंपोज का इन्होंने इस बार बोला कि वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, कई बार हमें सुनने में आता है ना कि फलाने किसी केस में 14 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का इतना फाइन जो है वो बोला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल फाइन होना चाहिए जो कि विक्टिम को पे किया जाए।
उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, रिहेबिलिटेशन वगैरह को ठीक मतलब करने, वो जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 4 में चेंजेस है जो मैं पता होने चाहिए। सेक्शन 6 में, अब 4 में क्या था, सेक्सुअल पेनिट्रेटिव, हाँ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट था, और 6 में क्या था, वही असोल्ट अगर किसी और ने किया, मतलब पुलिस ऑफिसर, या जो हमने थोड़ा सा डिटेल में बात की थी कि अगर सिचुएशन और भी वर्स्ट हो, उस केस में हमने बोला था कि पहले इसमें क्या था 7 साल, ये देखिए इसमें क्या था नॉट लेस देन 7 जिसको 10 कर दिया, इसमें नॉट लेस देन 10 था जिसको 20 कर दिया। तो बेसिकली पनिशमेंट्स जो है वो इंक्रीज की गई हैं। सब्स्टिट्यूशन किया गया 14th सेक्शन में। 14th में क्या बात बोली थी मैंने आपको कि पनिशमेंट है चाइल्ड को, मतलब अगर आप बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करते हो, और उसमें मैंने बताया था ईदर डिस्क्रिप्शन, या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल तक। बेसिकली आप 1 महीने की, 2 महीने की, या 5 साल तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ईदर डिस्क्रिप्शन को अब इन्होंने किससे कर दिया, शेल नॉट बी लेस देन 5 years। पहले तो हम एक्सटेंड कर सकते थे 5 साल तक, अब यहां पे बोल दिया कि 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये किस केस में है। और अगर दूसरा जो हमने सेकंड और सब्स्टिक्वेंट कन्विक्शन की बात की थी, यानी अगर दूसरा अपराध, कई बार होता है ना पहले पे ये धारा लगा रखी है, दूसरे पे ये लगा रखी है, तो अगर बाद वाला अपराध है ये वाली चीज, पोर्नोग्राफी की तरह पोर्नोग्राफिक पर्पस से यूज करना बच्चे को, अगर वो सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, उस टाइम पे इंप्रिजनमेंट जो है वो क्या होगी, नॉट लेस देन 7 years। ठीक है जी, सो ये चेंजेस इसमें किए गए, ऐड किया गया ये वाला सेक्शन। फर्दर अगर बात करें तो 15th जो सेक्शन है हमारा, जिसमें पनिशमेंट थी, अगर स्टोर करते हैं आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें बच्चा का इंक्लूजन है, बच्चा इंक्लूडेड है, और आपने कोई चीज मान लो बच्चे की वीडियो बना के या कोई चीज करके उसको स्टोर कर रखा है, किस पर्पज से, फैलाने के पर्पज से कि बाकियों को भी देंगे। ठीक है, सो उस पर्पज से अगर कर रखा है, तो पहले क्या था सेक्शन 15 में कि अगर ऐसा कुछ है तो ईदर डिस्क्रिप्शन था, कोई भी डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं था, एक्सटेंड कर सकते थे 3 साल तक, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। इसमें 3 सेक्शंस इंक्लूड किए गए। पहली चीज तो क्या बोला गया, ये जो हमारा मतलब फाइन नॉट लेस देन 5000 अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो, मतलब क्या अगर हमने बच्चे को यूज किया है लेकिन फेल्स टू डिलीट और डिस्ट्रॉय, मतलब अभी आपने वो किया नहीं था बट इंटेंशन था कि उस चीज को शेयर करेंगे, आप उसको स्टोर कर रखा है आपने, सो उसको क्या करेंगे, 5000 से कम का फाइन नहीं होना चाहिए। और अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, मतलब बाद में ये ऑफेंस इंक्लूड किया गया है, जो धारा लगी हुई है उस इंसान पे, तब 10,000 से कम का फाइन नहीं रहेगा। वैसे 5 या 10,000 भी कुछ नहीं होंगे वैसे तो उन लोगों के लिए जो पोर्नोग्राफिक पर्पस से कोई चीज कर रहे हो। ठीक है, देन दूसरा है जी, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी जिसमें बच्चा इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली उसको ट्रांसमिशन या फिर प्रोपेगेशन या डिस्प्ले के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के मैनर से किया गया है, एट एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब उसका रिपोर्ट हुई उसके अलावा बाकी टाइम पे उसने उस तरीके से स्टोर किया हुआ था, तब वो पनिशमेंट क्या रहेगी, इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। यानी जब चीजें पता है थोड़ी सी, तब तो 5,000 और 10,000 दो फाइन अलग अलग सिचुएशन में, और यहाँ पे क्या है, ईदर डिस्क्रिप्शन जिसको आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन वही फाइन दोनों, या तो आप इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन हो सकता है, या सिर्फ फाइन, या दोनों, वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरी चीज जो इन्होंने ये 3 सेक्शंस बताए ना मैंने, 3 सब क्लोजेस ऐड किए गए। देन है एनी पर्सन जो स्टोर करेगा पोर्नोग्राफिक मटेरियल को कमर्शियल पर्पज से, उसको अगर फर्स्ट कन्विक्शन में है, जब भी मैं आपको फर्स्ट कन्विक्शन बोल रही हूं यानी पहले नंबर पे अपराध जो मेंशन है उसका, वो ये वाला अपराध है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कन्विक्शन में है ये ऑफेंस, शेल नॉट बी लेस देन 3 years, और उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर वो सेकंड कन्विक्शन में है, यानी बाद वाले अपराध में ये चीज मेंशन है, ये ऑफेंस मेंशन है, तो शेल नॉट बी लेस देन 5 years, क्योंकि एक अपराध ऑलरेडी है और दूसरे में ये चीज ऐड हो गई है, तब क्या होगा, 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, जिसको 7 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ एक क्या चीजें थी, कंपैरिजन था, जिस पनिशमेंट को बेसिकली आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि पनिशमेंट जो है उसको इंक्रीज किया गया है, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि पनिशमेंट कैसे कैसे इंक्रीज की गई है। अब कुछ एक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ऑल्दो ये जो हमारा एक्ट है, पोक्सो एक्ट, ये कुछ ज्यादा सेटिस्फाई मतलब कर नहीं पाया सिचुएशंस को, या अगर इसकी ग्राउंड लेवल पे बात करें तो वैसे तो चीजें अच्छी हैं कि बहुत अच्छा लिख रखा है एक्ट में कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह, बट अगर इसकी बात करें ग्राउंड लेवल पे तो अब मतलब वो होता है ना, हमने बोला था कि 1 साल तक केस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, सो ऐसा नहीं होता है। जैसे जो कथुआ का जो एक एक्ट हुआ था
मतलब वहां पे जो रेप वाली चीज सिचुएशन हुई थी, उस सिचुएशन में भी क्या था, 1.5 साल के अराउंड लग गया था उसका वर्डिक्ट आने में, फैसला आने में। सो वो चीजें हम बोल देते हैं कि 1 साल तक फैसला आ जाना चाहिए, जल्दी से चीजें रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, बट वो ग्राउंड लेवल पे हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं चीजें कि अच्छे तरीके से इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हुआ हो। प्लस अभी रिसेंटली भी 2022 में हुआ था, मार्च 2022 में, कि एक एक्ट पे मतलब उसका फैसला सुनाने के लिए 2 जज बैठे थे, तो उन दोनों का अलग अलग स्प्लिट वर्डिक्ट था, अलग अलग था। तो वो चीजें काफी जो है वो गड़बड़ कर देती हैं जब अलग अलग, क्योंकि हमें वो दे रखा होता है ना, कई जगह पे जजेस को प्रायोरिटी दे रखी होती है कि वो डिसाइड करेंगे, और वहां पे भी अगर एक बेंच में 2 या 3 जजेस बैठे हों तो उनके विचार जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, जिस वजह से सिचुएशन जो है वो और भी वर्स्ट हो सकती है, जब समझ नहीं आए कि क्या किया जाए, या उस इंसान को जो है सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिचुएशन होगी। सो ग्राउंड लेवल पे हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे A1 तरीके से इंप्लीमेंटेशन हमें इसकी देखने को नहीं मिली है। कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। चाइल्ड कौन होगा पोक्सो एक्ट के बेसिस पे? सो ऑब्वियसली जो 18 साल से नीचे का है वो चाइल्ड माना जाएगा यहाँ पे। पोक्सो एक्ट ऑफ 2012 यानी 2012 में जो पोक्सो एक्ट था वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो वो पूरे के पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो अब तो जो है वो हमारी 270 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था वो भी हट गया है, बट उससे पहले भी ये जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया सबके लिए अवेलेबल था, मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल था। विच स्टेटमेंट स्टैंड्स वैलिड इन रिगार्ड टू द पोक्सो एक्ट? सो हर एक क्राइम जो है बच्चे के लिए उसको रिपोर्ट नहीं करना है, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो रिपोर्ट करने हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ द चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। सो कब करेंगे? तो जैसे ही आपको रिपोर्ट रिसीव हुई, सो रिपोर्ट रिसीव होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप CWC के सामने इस मैटर को रिपोर्ट करेंगे। पुलिस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। तो पुलिस की क्या ड्यूटी होगी? ऑब्वियसली सेफ्टी अरेंज करेंगे आप बच्चे के लिए, और मैटर को 48 नहीं 24 आवर्स के अंदर अंदर आप पुलिस उसके CWC के सामने लेके जाएंगे। When was the POCSO Act implemented? कब इंप्लीमेंट किया गया, मतलब एनफोर्समेंट कब हुई इसकी? तो वो 14 नवंबर 2012 हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये था पॉक्सो एक्ट। आपके नॉन में जितने भी लोग हों एटलीस्ट 18 से ऊपर, उनके पास आपको ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। सबको जो है पॉक्सो एक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए कि पॉक्सो एक्ट है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असोल्ट, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है। सो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, कुछ समझ आया हो आपको। कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री।